हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन वेयर वी एम टू रीच एंड टीच बिलियन पॉपुलेशन। तो प्यारे बच्चों, आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के दूसरे चैप्टर सॉल्यूशंस के बारे में। ठीक है, तो बहुत सारे प्यारे बच्चे सोचते हैं कि सर सॉल्यूशन तो सिंपल मिक्सचर है, मिक्स कर दीजिए सॉल्यूशन बन जाएगा। ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन और मिक्सचर के बीच में बहुत डिफरेंस है। चलो देखते हैं क्या होता है सॉल्यूशन और क्या होता है मिक्सचर। तो मैं लेता हूं एक एग्जाम्पल। अगर आप देखो तो मैंने यहां पे ले लिए हैं 3 बीकर। ये देख रहे हो, ये येलो। इसमें 3 बीकर में ये जो ब्लू कलर का आप देख रहे हो ये पानी है मेरे प्यारे बच्चों। व्हाट इज दिस? दिस इज वाटर। सर मुझे वाटर तीनों में दिख रहा है। यस यस यस। अब देखो, पहले वाले में मैंने NaCl डाल दिया, दूसरे में मैंने सैंड डाल दिया और तीसरे में क्या डाल दिया? ऑयल। आ रहा है सबको समझ में? तो जो पहला वाला मिक्सचर है उसे हम सोल्यूशन कहेंगे, दूसरा वाला जो मिक्सचर है उसे सस्पेंशन कहेंगे और जो तीसरा वाला मिक्सचर है उसे हम कोलोइड्स कहेंगे। मतलब सर सोल्यूशन भी एक मिक्सचर है, हाँ, बट एक स्पेशल टाइप ऑफ मिक्सचर है। वही तो अपने को पढ़ने का है। समझ में आया? तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे। ये हमने 11th स्टैंडर्ड सरफेस केमिस्ट्री या फिर एड्सॉर्प्शन एंड कोलोइड में खत्म कर लिया है और इसे कोई पढ़ना जरूरी नहीं। क्या सब कुछ पढ़ते ही रहेंगे क्या? तो चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड्स की तरफ। ठीक है, तो क्या होता है सोल्यूशन? सोल्यूशन की डेफिनेशन को समझते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ homogeneous mixture of two or more substances is called as solution। सर मुझे ये होमोजीनियस शब्द का मतलब समझा दीजिए। अरे क्यों ना बेटा, समझाएंगे। देखो यहाँ पे क्या होता है सोल्यूशन। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर substance is called as solution। होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए। अब ये होमोजीनियस शब्द का मतलब क्या है? तो चलिए ले लेते हैं एक एग्जाम्पल। फिर वही चीज, हमारा फेवरेट क्या, एक बीकर ले लिया मैंने और इस बीकर में मैंने मिला लिया क्या प्यारे बच्चों? जल। जल तो जीवन है, तो ये हो गया जल। अब इस जल के अंदर मैंने मिला दिया क्या? जी हाँ, इस जल के अंदर मैंने मिला दिया जीवन। कैन यू प्रेडिक्ट ये जीवन क्या है? कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये जीवन मिला दिया। ठीक है, तो जल और जीवन का मिक्सचर हो गया। तो जल का फॉर्मूला आप सब जानते हैं, H2O। जल्दी जल्दी जीवन का फॉर्मूला लिखिए, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए जीवन का फॉर्मूला। जी हाँ, ये है C2H5OH। अरे सर ये तो अल्कोहल है। जी हाँ, इसी को मैं जीवन कह रहा हूँ। जल को जीवन से मिला दो, मजा ही मजा। ऐसा बिल्कुल गलती मत करना, अल्कोहल इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। समझ में आया? अब देखिए, मेरे पास एक साइंटिफिक ड्रॉपर है। सर साइंटिफिक ड्रॉपर मतलब क्या? जिससे मैं सॉल्यूशन का एक फिक्स अमाउंट जो है ना उसके अंदर सक कर सकता हूं। आप सबने देखा होगा, आप इंक भरते हो, इंक भरते हो उसको प्रेस करके सक करते हो, वैसे साइंटिफिक ड्रॉपर है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस जोन से 10 ml मिक्सचर लगाया। 10 ml मिक्सचर को क्या किया? जी हाँ, निकाल लिया और फिर उसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की टेक्निक से अलग कर दिया। तो मुझे क्या पता चला? मुझे पता चला इसमें 9 ml क्या है? अल्कोहल है। और 1 ml क्या है बच्चों? जी हाँ, 1 ml हमारा जल है, मतलब पानी है। ठीक है, फिर मैंने क्या किया? फिर मैंने यहां से 10 ml निकाला, यहां से 10 ml। तो फिर वापस मैंने क्या देखा? जी हाँ, 9 ml वापस क्या है? अल्कोहल। और फिर 1 ml क्या है? जी हाँ, वाटर। अगर आप यहां से निकालोगे तो भी यही प्रपोर्शन आएगा। मतलब आपको समझ में आया? जो अमाउंट है, जो मात्रा है, जो प्रपोर्शन है, जो परसेंटेज है सोल्यूट और सॉल्वेंट का, सोल्यूट और सॉल्वेंट का, वो हर जगह फिक्स है। जो ज्यादा होता है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं और जो कम होता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? सोल्यूट। हमारे स्टेट बोर्ड के हिसाब से यही सही डेफिनेशन है। तो सॉल्वेंट क्या होता है? जो घोल लेता है। सोल्यूट कौन होता है? जो घुल जाता है। समझ में आया? मतलब सॉल्वेंट ज्यादा होता है और सोल्यूट कम होता है। आ गया सबको समझ में? यस। तो जब सोल्यूट और सॉल्वेंट का आप होमोजीनियस मिक्सचर लोगे तो सोल्यूशन बन जाएगा। और याद रखना प्यारे बच्चों, हमारे सिलेबस में हम बाइनरी सोल्यूशन पढ़ रहे हैं।
क्या पढ़ रहे हैं? बाइनरी सोल्यूशन। व्हाट डू मीन बाय बाइनरी सोल्यूशन? यस, जिसमें दो कंपोनेंट है। ए सर ये कंपोनेंट मतलब क्या होता है? हम अरे कंपोनेंट मतलब मेरे भाई एक ए होगा, एक बी होगा। ए को आप 1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, बी को आप 2 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ए जो होगा वो होगा सॉल्वेंट और बी जो होगा वो होगा सॉल्यूट। तो आई होप आपको समझ में आ गया। पूरे चैप्टर में आप सॉल्वेंट को ए से रिप्रेजेंट करोगे और सॉल्यूट को बी से या फिर 2 से रिप्रेजेंट करोगे। सर सॉल्वेंट को 1 से ना? हाँ एकदम परफेक्ट। आया समझ में? तो हमारा जो चैप्टर है वो कौन सा है बच्चों? बाइनरी। ठीक है, तो अब हमें सॉल्यूशन के बारे में बहुत अच्छे से पता चल गया है कि वो होमोजीनियस होता है। सर हेट्रोजीनियस मतलब क्या? अभी पीछे आपने दो एग्जांपल देखे जिसमें जो सैंड पार्टिकल थे वो नीचे बैठ गए थे, इसीलिए उसे क्या कहा? सस्पेंशन। क्या हर जगह सैंड का अमाउंट सेम है? नहीं सर। और तीसरा क्या देखा था आपने बच्चों? सस्पेंशन। उसमें क्या था? ऑयल तो ऊपर ही तैर रहा था, नीचे पानी था, तो वो भी सोल्यूशन नहीं है हमारा। समझ में आया? तो ये जो चैप्टर है हमारा ये ट्रू सॉल्यूशन है। क्या है? ट्रू सॉल्यूशन, होमोजीनियस मिक्सचर। आया समझ में? तो अब हमें जो नेक्स्ट पढ़ना है ये पढ़ना है सॉल्यूशंस के टाइप। कितने टाइप के सॉल्यूशन हो सकते हैं? तो डिपेंडिंग अपॉन फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट हमने सॉल्यूशन को 9 कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। कितने कैटेगरी में? 9। ये देखिए, तो ये जो चित्र आप देख रहे हैं इसमें हमने कैसे क्लासिफाई किया है मैं एक बार आपको बताता हूं। डिपेंडिंग अपॉन फिजिकल स्टेट ऑफ solute and solvent. Solution is classified into 9 types. कितने टाइप में क्लासिफाइड है? 9 प्रकार में। किस में? फिजिकल स्टेट। सर फिजिकल स्टेट मतलब अपना सोल्यूट लिक्विड हो सकता है, सॉल्वेंट भी लिक्विड हो सकता है, सोल्यूट सॉलिड हो सकता है, सॉल्वेंट भी सॉलिड हो सकता है, सोल्यूट गैस हो सकता है, सॉल्वेंट भी गैस हो सकता है। तो उस प्रकार से कितने टाइप के हो गए? 9 टाइप के। सर तो क्या 9 टाइप का पढ़ने का है? नहीं रे बाबा, 9 टाइप का नहीं पढ़ने का, इतना टेंशन नहीं लेने का। सिंपल, अपने को सिर्फ ये 3 टाइप का ही पढ़ने का है। ये कितने टाइप का? 3 टाइप का। मैं बताता है, ये 4th वाला, 5th वाला और 6th वाला। पहला क्या है? सॉलिड है। ये क्या है? सॉल्यूट। और ये क्या है? सॉल्वेंट। तो सॉलिड किस में डाला? लिक्विड में। पता है ना, नमक पानी में डाल दिया, शक्कर पानी में डाल दिया, बन गया ना सॉल्यूशन। या फिर इधर देखो, सी वाटर है, बेंजोइक एसिड इन बेंजीन है, शुगर इन वाटर है, एक ही बात है। सॉलिड सॉलिड। पता है अपन लोग चेन पहनते हैं गोल्ड का, ऐसा 50 तोला है माँ, ये क्या है? 50 तोला। देखा ना डायलॉग, ये गले में चेन वैसा ही। तो ये क्या है? मेटल अलॉय सच एज ब्रास, ब्रॉन्ज। ओके, नेक्स्ट क्या है? सॉलिड इन गैस, आयोडीन इन एयर। तो देखिए बच्चों, ये दो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं क्योंकि ये एग्जाम में आते हैं और बच्चे भूल जाते हैं। कौन सा? सॉलिड इन गैस और लिक्विड इन गैस। हालांकि पढ़ना तो आपको यही दो ज्यादा है, आपका जो सॉल्यूशन चैप्टर है उसमें यही दो ज्यादा पढ़ना है, बट एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू, ये दो एग्जाम्पल याद रखना है। सॉलिड इन गैस का एग्जाम्पल क्या है? आयोडीन इन एयर। आयोडीन बोले तो सॉलिड, समझ में आया? गैस बोले तो अपना उसका एग्जाम्पल क्या है? एयर। और इधर देखो, लिक्विड इन लिक्विड, सबको मालूम है सर, 90 का पैक मिक्स कर डाला, अभी स्टार्टिंग में ही आपने बताया, जल और जीवन का मिक्सचर। ठीक है। दूसरा, लिक्विड इन सॉलिड, तो ये अमालगम है। सर अमालगम मतलब? यस, मर्क्यूरी के कंपाउंड को अमालगम बोलते हैं। जी, मर्क्यूरी के कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? अमालगम। किसके साथ? मेटल के साथ। आया समझ में? आगे देखो, लिक्विड इन गैस, तो क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन। आई होप आपको समझा होगा। आगे देखिए, गैस इन लिक्विड, इसका एग्जाम्पल क्या है? अपन पीते हैं ना, क्या पीते हैं? अरे मैं थम्स अप, कोको कोला की बात कर रहा हूँ। समझ में आया? दूसरा क्या है? ऑक्सीजन इन वाटर। फिश, फिश जो पानी में रहती है वो ऑक्सीजन पता है अपने गिल से लेती है। जी हाँ, तो ऑक्सीजन इन वाटर ले सकते हो। गैस इन सॉलिड का एग्जाम्पल क्या है बच्चों? तो हाइड्रोजन इन पलेडियम, याद है? इसे रिड्यूसिंग एजेंट जैसा भी हम लोग यूज करते हैं। और नेक्स्ट क्या है? गैस इन गैस, अपनी हवा, हवा हवा ए हवा, वो। समझ में आया? तो ये 9 टाइप के पॉसिबल सॉल्यूशन है बच्चों। तो क्या आपने को सब पढ़ना है? नहीं, सब नहीं पढ़ना है, सिर्फ ये दो डिटेल में पढ़ना है, लिक्विड इन लिक्विड एंड लिक्विड इन सॉलिड। समझ में आया? तो चलो अब हम लोग एक नेक्स्ट टर्म की तरफ बढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं
सॉल्युबिलिटी, मतलब ये हम पढ़ते हैं अंडर द हेडिंग डिसॉल्विंग कैपेसिटी ऑफ सॉल्वेंट। सर ये डिसॉल्विंग कैपेसिटी ऑफ जो सॉल्वेंट है ये किस चीज को लेके है? अरे बाबा, सॉल्यूट को कितना डिसॉल्व कर सकता है, आई बात समझ में? डिसॉल्विंग कैपेसिटी ऑफ सॉल्वेंट विथ रिस्पेक्ट टू सोल्यूट, मतलब कितना सोल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकता है। तो इसे हम डिफाइन करते हैं एक सिंपल टर्म से जिसे हम कहते हैं सोल्यूबिलिटी। क्या कहते हैं बच्चों? सोल्यूबिलिटी। क्या होता है सोल्यूबिलिटी? तो चलिए इसे पढ़ते हैं। अमाउंट ऑफ सोल्यूट dissolved in 1 liter of solution, या फिर आप कह सकते हो अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ सोल्यूशन। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनो। आपने पानी लिया और पानी के अंदर आपने सोल्यूट डाल दिया। आप सोल्यूट डालते जा रहे हो, सोल्यूट डालते जा रहे हो और घोलते जा रहे हो, घोलते जा रहे हो, घोलते जा रहे हो। पानी का एक अमाउंट फिक्स रखना है आपको। पानी का एक अमाउंट क्या करना है? फिक्स रखना है। आप 1 लीटर मान लो, ठीक है। अब उसके अंदर सोल्यूट डालते जा रहे हो, घोलते जा रहे हो, घोलते जा रहे हो, घोलते जा रहे हो। आपको तब तक डिसॉल्व करना है जब तक कि वो पूरा डिसॉल्व नहीं हो जाता। और आप देखोगे थोड़े देर के बाद जो सोल्यूट पार्टिकल है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना बंद हो जाते हैं। सर मुझे समझा नहीं, ऐसा क्यों होता है? बीकर है, बीकर लिया आपने, उसके अंदर पानी ले लिया और आप अब NaCl उसके अंदर डिसॉल्व करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। NaCl डाला, डिसॉल्व हो गया, NaCl डाला, डिसॉल्व हो गया। एक टाइम आएगा जब NaCl डिसॉल्व नहीं होगा और नीचे आपको क्या दिखेंगे? क्रिस्टल्स दिखेंगे। सर ऐसा क्या हो रहा है उसमें? तो जितना कैपेसिटी था ना सॉल्वेंट का डिसॉल्व करने का सोल्यूट को, वो हो गया है क्या? पूरा हो गया है। जैसे मान लो अपन अपना दोस्त लेते हैं, कौन? बबलू। बबलू बहुत वड़ा पाव खाता है, आपने मुंबई में पता है ना, फेमस है वड़ा पाव। तो बबलू का जो स्टमक है ना, उसका कैपेसिटी 4 वड़ा पाव का है, बराबर। तो बबलू ने अभी क्या किया? बबलू ने 3 इंच वड़ा पाव खाया है, तो 3 वड़ा पाव खाया तो उसके स्टमक पे अभी जगह है ना। हाँ, मतलब वो और वड़ा पाव खा सकता है। तो ऐसा सोल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट की डिसॉल्विंग कैपेसिटी अभी तक पूरी नहीं हुई है उसे कहते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। याद रखना, अपने बबलू भाई का जो स्टमक है ना वो अनसैचुरेटेड है। अभी बबलू ने 4 वड़ा पाव खा लिया, मतलब उसका स्टमक क्या हो गया? सैचुरेटेड। मतलब सॉल्वेंट की जो डिसॉल्विंग कैपेसिटी होती है, अगर उतना सोल्यूट उसने डिसॉल्व कर लिया तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? सैचुरेटेड। आया समझ में? अब बबलू को मैंने बोला, ए बबलू प्यार से चलना भाई, थोड़ा सा वड़ा एक्स्ट्रा लेना। तो बबलू ने मेरे प्यार की वजह से, मेरे बोलने की वजह से, अपनी दोस्ती यारी की वजह से थोड़ा सा वड़ा एक्स्ट्रा खा लिया। बाप रे बाप, कैपेसिटी 4 की थी, अब एक्स्ट्रा आया। अभी बोले तो वो बाहर आएगा ना यार। कैसा बाहर आएगा वो तो बबलू डिसाइड करेगा कौन से चैनल से बाहर आएगा। तो सेम ऐसा सोल्यूशन में हो जाता है। जितनी उसकी कैपेसिटी, अगर आपने उससे ज्यादा उसमें डिसॉल्व कर दिया तो जो एक्स्ट्रा सोल्यूट है वो नीचे सॉलिड के फॉर्म में रह जाता है। समझ में आया? समझ में आया? और वो एक्स्ट्रा डिसॉल्व नहीं करता। तो हम क्या कहते हैं कि अब सोल्यूशन सैचुरेटेड पे आ गया है, मतलब अब वो ज्यादा डिसॉल्व करने वाला नहीं है। समझ में आया? तो सोल्युबिलिटी को हम सैचुरेटेड सोल्यूशन के लिए डिफाइन करते हैं। तो देखिए क्या है सैचुरेटेड सोल्यूशन? अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो यहां पे जो अमाउंट होता है किसका? सोल्यूट का, प्यारे बच्चों, ये वाला जो फैक्टर है, अमाउंट को हम जनरली लेते हैं किसमें? मोल में। समझ में? तो अगर आप बोलो सॉल्युबिलिटी की यूनिट, तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? इसकी यूनिट हो जाएगी बच्चों मोल पर लीटर। आई होप आपको समझ में आ गया। और सॉल्युबिलिटी हम किसके लिए डिफाइन करते हैं? जी हाँ, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए। किसके लिए? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या होता है? बबलू को याद रखना, जितना उसका कैपेसिटी है उतना वड़ा पाव उसने ले लिया। तो सॉल्वेंट का एक फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट का एक फिक्स टेम्परेचर पे जो सोल्यूट को डिसॉल्व करने की कैपेसिटी है उसी को क्या बोलेंगे? सॉल्युबिलिटी। तो ध्यान से सुनो, solubility is what? Amount of solute dissolved in 1 liter of solution at, कलर चेंज करना मांगता है, at a पर्टिकुलर टेम्परेचर। सर आपने टेम्परेचर को कितना इंपॉर्टेंस दिया? टेम्परेचर बदलने से लफड़ा हो सकता है। टेम्परेचर आप बढ़ाओगे ना तो सोल्यूट ज्यादा डिसॉल्व हो जाता है। रीजन क्या है? गर्मी 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 गर्मी, याद है? नोड़ा आ जाएगी, और नोड़ा आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट के अंदर जो गैस डिसॉल्व है उसमें से
टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वो बाहर आ जाएगी और उसका जगह कौन ले लेगा, सोल्यूट पार्टिकल। ठीक है, चलिए, तो व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट इज मोल्स डिसॉल्व इन वाटर टू मेक 1 लीटर सोल्यूशन। आप इसे और अच्छे से भी लिख सकते हो, अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ dissolve in solvent to make 1 liter of solution। आया समझ में, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर या फिर एट अ गिवन टेम्परेचर। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आया। अब चलिए लगे हाथ हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility। तो कौन से फैक्टर है, चलिए उसे देखते हैं। पहला फैक्टर, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। मतलब कौन से सॉल्यूट को किस सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आपको स्टेट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है मेरे बच्चों, वो है लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ये वाला अगर आपने लाइन लिख दिया ना तो आपका काम बन गया, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ये लाइन आपको चिपकाना है, ये लाइन चिपकाया कि काम हो गया। अच्छा, ये लाइक डिसॉल्व्स लाइक कहता क्या है, जी हाँ, ये कहता है पोलर जो सोल्यूट होते हैं, कौन से, पोलर सोल्यूट, ये किस में डिसॉल्व होते हैं, जी हाँ, पोलर सॉल्वेंट में। सर ये पोलर क्या होता है, मान लीजिए ए है और बी है, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो बी के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो बी पे आएगा डेल्टा नेगेटिव और ए पे आएगा डेल्टा पॉजिटिव। देखो दो पोल क्रिएट हो गए ऐसा। तो जो पोलर सॉल्यूट होते हैं बच्चों, वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो, NaCl इन वाटर, या फिर आप क्या कह सकते हो, KCl इन वाटर। ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं, जी हाँ, पोलर सॉल्यूट इन पोलर सॉल्वेंट। आया समझ में। अब इसी लाइक डिसॉल्व्स लाइक थियरी का एक दूसरा पॉइंट लिखता हूं, नॉन पोलर, नॉन पोलर इज सॉल्युबल इन व्हाट, नॉन पोलर। सर ये पहला नॉन पोलर क्या है, जी हाँ बच्चों, ये सॉल्यूट से रिलेटेड है, और ये क्या है, सॉल्वेंट, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल डिसॉल्व होता है किसमें, जी हाँ, बेंजीन में। आपको पता ही होगा, ब्यूटीफुल बेंजीन, इसे तो आप जानते ही हो। तो जो कोलेस्ट्रॉल है ये नॉन पोलर है, और बेंजीन भी क्या है, नॉन पोलर, तो ये डिसॉल्व हो गए। आया सबको समझ में। कभी कभी लफड़ा हो जाता है बच्चों, जो पोलर है वो नॉन पोलर में डिसॉल्व हो जाता है। आ रहा समझ में, कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए कोई सोल्यूट है, वो नॉन पोलर है लेकिन वो डिसॉल्व हो जाता है पोलर में। तो मैं आपको यहाँ पे एक मस्त एग्जाम्पल दूंगा, जैसे कि शुगर, जो कि डिसॉल्व हो जाता है किसमें, वाटर में। तो यहाँ पे ये एंटिक बिहेवियर के पीछे जो रीजन है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या रीजन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो सबसे पहला फैक्टर अपन ने पढ़ लिया, कौन सा बताइए प्यारे बच्चों, जी हाँ, म्यूचुअल नेचर या फिर नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, जी हाँ, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब हम दूसरे फैक्टर पे आ जाते हैं, इस पे आ जाएंगे, दूसरे फैक्टर पे। सर ये दूसरा फैक्टर क्या है, जी हाँ, टेम्परेचर। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं, टेम्परेचर को समझते हैं। दूसरा पॉइंट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। ठीक है प्यारे बच्चों, सर हम कौन से सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, बेटा मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि हमको कौन से दो को पढ़ना है, जी हाँ, सॉलिड इन लिक्विड को मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, एंड लिक्विड इन लिक्विड, तो वैसी की बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, तो टेम्परेचर के हिसाब से हमने सॉलिड को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। पहला सॉलिड, इसमें ए एग्जाम्पल लेते हैं, सॉलिड्स whose solubility increases with increase in temperature।
ऐसे सॉलिड जिनकी जो सोलिबिलिटी है प्यारे बच्चों ये बढ़ जाती है, क्या बढ़ाने से? टेम्परेचर बढ़ाने से। तो इसके एग्जाम्पल कौन है? KCl। ठीक है, KCl की जो सोलिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है? जब आप टेम्परेचर को बढ़ा देते हो तो होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपने कोई सोल्यूट लिया और उसे सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दिया और क्या बना दिया? एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो मैंने बताया ना सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए इक्विलिब्रियम आएगा, तो यहां पे क्या बन गया? जी हाँ, सॉल्यूशन। ठीक है, और साथ ही साथ इस प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब होती है, मतलब इसका जो डेल्टा H है वो पॉजिटिव है। मतलब ये कौन सा रिएक्शन है? एंडोथर्मिक। मतलब यहाँ पे हीट भी आएगी, ये हीट भी लेता है। समझ में आया? तो एक साइंटिस्ट है, महान साइंटिस्ट, जिनका नाम है ली चैटलियर्स प्रिंसिपल या फिर ले चैटलियर। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि अगर आप हीट को बढ़ाओगे तो जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड चले जाएगा। मतलब इनके कहने का एकदम सिंपल तरीका बताता हूं, अगर आप लेफ्ट को बढ़ाओगे तो राइट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, और अगर आप राइट को बढ़ाओगे तो लेफ्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो आप किसे बढ़ा रहे हो बच्चों? आप किसे बढ़ा रहे हो? टेम्परेचर को। तो टेम्परेचर बढ़ोगे तो क्या बढ़ेगा? हीट। यस, गर्मी 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 गर्मी। और ये हीट किधर है? रिएक्टेंट के साइड। तो आपने रिएक्टेंट को बढ़ाया तो ऑटोमेटिकली क्या बढ़ जाएगा? जी हाँ, सॉल्यूशन। आई बात समझ में? तो एक मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? ऐसे सोल्यूट जो पानी में जाने के बाद एंडोथर्मिक रिएक्शन दिखाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पे उनकी सोल्युबिलिटी बढ़ जाती है। आगे सबको समझ में? जी हाँ। तो सिंपल सी बात है। इसी का अगर दूसरा पार्ट ले लेता हूं, कौन सा? बी वाला। देखिए यहां पे बी में एकदम सिंपल हम क्या कह सकते हैं? सॉलिड्स हुज सोल्युबिलिटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। आई बात समझ में? तो जैसे कि आप सब जानते हैं, मैंने अभी बता दिया आपको क्या होता है यहाँ पे। यहाँ पे होता है सॉल्यूशन का फॉर्मेशन। जैसे आपने लिया एक सोल्यूट और उसे ऐड कर दिया सॉल्वेंट में, और क्या बना दिया रे बाबा? सॉल्यूशन बना दिया। और प्लस इसने हीट दे दी। मतलब इसने कौन सा रिएक्शन कर दिया? डेल्टा H इसका क्या हो गया बच्चों? नेगेटिव। यहां पे क्या था? डेल्टा H पॉजिटिव। मतलब ये हीट दे रहा है, मतलब ये गर्मी खुद फेंक रहा है, इसे गर्मी बिल्कुल नहीं चाहिए। तो आपने क्या किया? आपने क्या किया? आपने सपोज टेम्परेचर बढ़ा दिया। आपने टेम्परेचर को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। बढ़ा दिया मतलब हीट को बढ़ा दिया। अपने साइंटिस्ट ली चैटलियर के हिसाब से आपने प्रोडक्ट को बढ़ा दिया। किसको बढ़ा दिया? प्रोडक्ट को बढ़ा दिया, हीट को बढ़ा दिया। रिएक्शन किधर आ जाएगा बच्चों? जी हाँ, बैकवर्ड के साइड। मतलब जो सॉल्युबिलिटी है मेरे दोस्त वो कम हो जाएगी। आई होप आप सबको समझ में आ गया। सर इसका एग्जाम्पल भी तो दे दो। तो इसका एग्जाम्पल है बच्चों Li2SO4 डॉट 2H2O। और कुछ ऐसे भी सॉलिड्स हैं बच्चों जिनकी सॉल्युबिलिटी पे टेम्परेचर का इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया? तो लगे हाथ में आपको एक बार क्विकली रिवाइज कर देता हूं। तो हमने स्टार्ट किया चैप्टर सॉल्यूशन, जिसमें मैंने आपको बताया हम ट्रू सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं, जो कि होमोजीनियस मिक्सचर होगा, हर जगह प्रोपोर्शन सेम होगा। ठीक है, उसके बाद हमने डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन पढ़े जो कि 9 टाइप के थे। किस बिहाफ पे? जी हाँ, कि फिजिकल स्टेट सोल्यूट और सॉल्वेंट की क्या है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा? डिसॉल्विंग कैपेसिटी ऑफ सॉल्वेंट। समझ में आ रहा है कि कोई सॉल्वेंट कितने सोल्यूट को डिसॉल्व कर सकता है? सर एकदम एक नंबर ना, सब समझ में आ रहा है। तो उसमें हमने सबसे पहले डिफाइन किया सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होता है? डिसॉल्विंग कैपेसिटी ऑफ अ सॉल्वेंट, मतलब कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व हुए सोल्यूशन सॉल्वेंट में टू मेक 1 लीटर सोल्यूशन। मतलब कितने मोल आपने सोल्यूट आप डिसॉल्व कर दिए 1 लीटर सोल्यूशन बनाने के लिए। तो मोल पर लीटर उसकी यूनिट हो गई। ठीक है, और वो सब कुछ किस पे? एक फिक्स टेम्परेचर पे। और फिर बाद में हमने सॉल्युबिलिटी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है वो पढ़ा। ठीक है, तो ये उसी का पार्ट है। चलिए अब हमारे कारवां को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और हम टेम्परेचर के बिहाफ पे ग्राफ देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए आप यहां पे देख सकते हैं कुछ ग्राफ यहां पर बने हुए हैं। ये देखिए, अब देख रहे हैं जिसका कर्व ऐसे ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है जिसका कर्व। यस,
मतलब टेम्परेचर के साथ इनकी सोलिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। KNO3 आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या है, टेम्परेचर, और वाई एक्सिस पे क्या है, जी हाँ वाई एक्सिस पे है सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी आप देख सकते हैं, सोल्यूबिलिटी ऑफ सोल्यूशन बराबर, यहाँ पे आप देख सकते हैं सोल्यूट पर 100 ग्राम। तो सोल्यूबिलिटी की एक यूनिट तो मैंने आपको बताया क्या, मोल पर लीटर, या फिर आप उसे ग्राम पर लीटर भी ले सकते हैं। तो ये देख रहे हैं आप NaNO3 की भी सोल्यूबिलिटी बढ़ रही है, मतलब जो भी लाइन ऊपर जाएगा, जो भी लाइन ऊपर जाएगा मतलब उसका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और जो भी लाइन ऐसे है मतलब उस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लाइन ऐसे स्ट्रेट भी है ऑलमोस्ट, एग्जैक्टली है। तो ये जो स्ट्रेट है मतलब इनकी सोलिबिलिटी पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। आ गया प्यारे बच्चों समझ में? तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं KNO3 और NaNO3 ऐसे हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ाने पे सोल्यूबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है ऐसे। और कुछ एग्जाम्पल तो मैंने आपको दिए ही, कौन से, लिथियम सल्फेट का 2H2, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ कुछ काफी ऐसे स्ट्रेट भी आए हैं, कुछ कुछ ऐसे स्ट्रेट भी आए हैं, और कुछ कुछ ऐसे हैं जिन पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, जो कि है KCl है NaCl। हालांकि मैंने आपको ऐसे एग्जाम्पल दिए थे जिसमें टेम्परेचर बढ़ाने पे सोल्यूबिलिटी बढ़ जाती है, उसमें मैंने आपको KCl का एग्जाम्पल दिया था। नो डाउट बच्चों, KCl में डिजोल्व करने पे अगर आप टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाओगे तो उसकी सोल्यूबिलिटी बढ़ जाती है। बट जब एग्जाम में पूछे ऐसे कौन से सॉलिड है जिनकी सोल्यूबिलिटी में ज़्यादा चेंज आता है जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो, तो वो कौन है, KNO3 और NaNO3। समझ में आया? तो जिसमें ग्राफ ऊपर जा रहा है उनकी सोल्यूबिलिटी बढ़ रही है, और जिनका जो लाइन है, जो कर्व है वो स्ट्रेट है, तो नो इफेक्ट है। और एक और आना चाहिए डाउनवर्ड, लेकिन वो हमारे स्टेट बोर्ड में दिया नहीं है, तो हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो प्यारे बच्चों ये था कौन सा इफेक्ट, दूसरा। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे इफेक्ट की तरफ, ठीक है। सर ये तीसरा इफेक्ट क्या है, चलिए देखिए, इफेक्ट ऑफ थर्ड, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन solubility। तो ये इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी क्या होगा? तो ये जो हम पढ़ने वाले हैं ये स्ट्रिक्टली होगा गैस से रिलेटेड। सर सॉलिड लिक्विड क्यों नहीं? क्योंकि सॉलिड और लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होते हैं। सर इनकम्प्रेसिबल मतलब सॉलिड के ऊपर आप कितना ही प्रेशर लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, लिक्विड पे भी कोई भी प्रेशर लगाओ उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यस गैस के ऊपर फर्क होता है। तो ये मैं लिख देता हूं यहाँ पे, एप्लीकेबल ओनली फॉर व्हाट, गैसेस। ये क्या हो गया भाई इसको, एप्लीकेबल ओनली फॉर गैसेस। रीजन क्या लिखोगे? बिकॉज लिक्विड एंड सॉलिड्स आर हाईली व्हाट यू कैन से इनकम्प्रेसिबल, मतलब बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं होते। तो चलिए इसे मैं समझाता हूं एक एग्जाम्पल से। मान लीजिए आपने ले लिया एक बीकर, और इस बीकर के अंदर आपने ले लिया प्यारे बच्चों पानी, जल तो जीवन है ना। तो बड़े लोग पानी ले लिया आपने इसके अंदर, अब इधर बहुत सारा गैस है, बहुत सारा गैस। सर बहुत गैस प्रॉब्लम हो रहा है सर, अरे समझो भावनाओं को, ये गैस है, बहुत सारी गैस, डिफरेंट डिफरेंट गैस, आप सब जानते हो हमारे एयर में बहुत अलग अलग गैसेस होती है, ठीक है ये गैस है। और भी ले लेता हूँ कुछ एग्जाम्पल, यस ठीक है। अब इन गैस के मिक्सचर में से कौन सी गैस ज्यादा डिजॉल्व होगी? तो प्यारे बच्चों ये जो गैसेस हैं, सिंपल सी बात है, आप सब जानते हो हमारे सर पे भी गैस का प्रेशर है, और हम लोग इतना प्रेशर लेके चल रहे हैं, पढ़ाई का प्रेशर ऊपर से ये गैस का प्रेशर। अरे नहीं रे बाबा, समझने की कोशिश करो। जो कंटेनर के अंदर लिक्विड है उसके ऊपर गैस पार्टिकल सारे अपना प्रेशर लगा रही है। सर कौन कौन सी गैस? हवा में जो भी गैस होती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कोई भी ले लो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, पोल्यूटेड एयर है अपनी, तो सल्फर डाइऑक्साइड भी होगा। तो जिस गैस का प्रेशर ज्यादा होता है वो गैस ज्यादा डिजॉल्व होगी। ये मैंने नहीं, ये अपने हेनरी चाचा ने बताया। सर हेनरी चाचा कौन है? साइंटिस्ट है।
तो अकॉर्डिंग टू हेनरी, क्या लिखूंगा मैं यहां पे, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ। क्या हेनरी लॉ कहता है प्यारे बच्चों, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, प्रेशर ऑफ द गैस, या फिर आप ऐसे कह सकते हो सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीपी। सर पीपी मतलब क्या, पगलू पोपट, अरे नहीं रे बाबा, पार्शियल प्रेशर। जैसे एक मिक्सचर ऑफ गैस है ना, मिक्सचर ऑफ गैस, बहुत सारी गैस है, तो उसमें एक गैस के प्रेशर को पार्शियल प्रेशर बोलेंगे। क्यों, क्योंकि वो टोटल का कुछ हिस्सा है। समझ में आया? तो यहीं पे सिंबॉलिक फॉर्म में मैं क्या लिख दूंगा, एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। और हम सब जानते हैं प्यारे बच्चों कि अगर कहीं पे डायरेक्ट रिलेशन आ जाता है तो फिर वहां पे कांस्टेंट आएगा, S इज इक्वल टू के एच इंटू पी। आई बात समझ में? जी हाँ, के एच क्या है, हेनरीज कांस्टेंट। हेनरीज कांस्टेंट। अब सॉल्युबिलिटी आप सब जानते हो, मोल पर लीटर इसकी यूनिट है, मोल पर लीटर, और नीचे प्रेशर का क्या ले लो यूनिट, एटमॉस्फेयर, इज इक्वल टू के एच का यूनिट। सो के एच का यूनिट क्या है, मोल पर लीटर पर एटमॉस्फेयर इज यूनिट ऑफ KH। आई होप आप सबको समझ में आ गया। अब थोड़ा KH को डिफाइन भी कर देते हैं। अगर प्रेशर को, इफ प्रेशर इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर, अगर प्रेशर को आपने 1 एटमॉस्फेयर ले लिया तो आप क्या कह सकते हो, जी हाँ, S इज इक्वल टू KH। तो व्हाट इज हेनरीज कांस्टेंट? हेनरीज कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट इज द solubility of solute in solvent. Henry's constant is the solubility of solute in solvent at 1 atmospheric pressure. At 1 atmospheric pressure. समझ में आ रहा है? तो यही हेनरी कांस्टेंट होता है प्यारे बच्चों। अब आगे बढ़िए थोड़ा सा। नाउ कुछ कुछ ऐसे गैसेस हैं, some gases do not follow Henry's law। कुछ गैसेस ऐसी हैं जो हमारे हेनरी चाचा के लॉ को फॉलो नहीं करती। और वो कौन सी गैसेस हैं, नाम बताइए उनका। जी हाँ, ऐसी गैसेस जो सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट कर लें। तो प्यारे बच्चों मैं वापस बोलना चाहूंगा, ऐसी गैसेस जो सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट कर लेती हैं उनके लिए हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रेशर का तो फैक्टर आ ही नहीं रहा है, वो तो अपने आप ही एक दूसरे को पसंद कर रही है। फिर प्रेशर कम हो या ज्यादा हो क्या फर्क पड़ता है। आप सिंपल याद रखिए, जो गैस सॉल्वेंट से रिएक्ट कर लेगी वो हेनरी लॉ को फॉलो नहीं करेगी। जैसे NH3 पानी से रिएक्ट करके मेरे प्यारे बच्चों क्या बना देता है, जी हाँ, NH4OH। ओके, और CO2 पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, जी हाँ, H2CO3। आगे समझ में? मतलब ये पानी के साथ रिएक्ट करके नो डाउट आगे चल के ये आयन भी बनाएंगे, तो आप ऐसे भी कह सकते हो, थोड़ा बहुत इक्विलिब्रियम भी आएगा इनमें। बट जो जो गैस सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करेंगी प्यारे बच्चों उसके लिए हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आज के इस एपिसोड को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं प्यारे बच्चों। बची हुई चीजों को अपने नेक्स्ट एपिसोड में लेके आएंगे। तो फैला दो इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच ताकि उनका भी सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट ढासू हो जाए। बाय बाय।